हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर 2022 का सेट नंबर 4 कंप्लीट होने वाला आज। इसके पहले मैंने सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करवा दिया विथ एक्स्ट्रा डिस्कशन, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो जो भी जिन्होंने भी उस तीनों सेट को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आप उस सेट को देखने के बाद ही इस सेट को देखें, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे ही क्वेश्चन के साथ मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स क्वेश्चन बताया है, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए आप फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी थोड़े वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इससे अच्छे आगे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज का जो सेट है वो है 22/7/2018 का मेंस का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए मैं इसकी शुरुआत करती हूँ, देखती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल जो होता है फ्रेंड्स, जीरो थैलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन चावल जो होती है, ये जो होती है फ्रेंड्स, ये विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी और जीरो थैलेमिया रोग होती है। इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स विटामिन ए का, वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन B1 से फ्रेंड्स होता है विटामिन B1 से जो होता है वो बेरी रोग होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है थायमीन। यहाँ बेरी देख सकते हैं, ये B1 से होता है। ठीक है, और गलकंड जो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए। गलकंड जो है ये आयोडीन की कमी से होती है, आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ओजोन परत का संरक्षण। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो हस्ताक्षर हुआ था, मतलब पहली बार इनका हस्ताक्षर जो हुआ था वो 16 सितंबर 1987 को इसका हस्ताक्षर हुआ था। और बात की जाए लागू की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? वो हुआ था 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ठीक है, बात की जाए फ्रेंड्स ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल का निचला परत होता है। ओजोन परत को CFC गैस मुख्यतः क्षति पहुंचाता है, और ओजोन परत जो होता है वो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से रक्षा भी करता है। आप ये भी याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। टाइफॉइड मियादी बुखार फैलता है किससे? तो इस किससे होगा फ्रेंड्स? पानी खाद्य पदार्थ से। तो टाइफॉइड जो मियादी बुखार होता है वो दूषित पानी, खाद्य और पदार्थ से फैलता है। टाइफॉइड जो होता है फ्रेंड्स वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो रोग होता है पानी की गंदगी से फैलता है, आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? तो इसका आंसर है A और B, रोहू और कतला। स्वच्छ जल में रोहू और कतला मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो होती है स्वच्छ जल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स देहरादून में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में फ्रेंड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है।
ठीक है। जोरहाट में जो है वो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, और बेंगलुरु में जो है फ्रेंड्स वो है रमन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये देहरादून में जो है भारत पेट्रोलियम संस्थान भी स्थित है, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी है फ्रेंड्स, आप ऑप्शन से बता सकते हैं। तो इसका आंसर है कामेत। कामेत पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है, ठीक है। मकालू जो है नेपाल और चीन में अवस्थित है। कामेट तो मैंने बता दिया भारत में है, और नमचा बरवा जो है फ्रेंड्स वो चीन में है, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है। तो जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। बात की जाए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था 2006 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। आप ये पॉइंट ध्यान रखें। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? असम। तो भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। और ये भी याद रखें फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है वर्तमान में? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है अभी, ठीक है, गुजरात के जामनगर में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो इसका आंसर है अकबर। तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है, ठीक है। जहांगीर की जो आत्मकथा है फ्रेंड्स, ये जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मोतबिन खान ने इसे पूरा किया था, और वो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ बात की जा रही है इल्तुतमिश की, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था, जो नींव रखी गई थी, वो जो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, और इसे पूरा करने का जो श्रेय दिया गया था वो था इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। और 5वीं मंजिल जो थी कुतुब मीनार की किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। ये तीनों क्वेश्चन याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो कौन सा था फ्रेंड्स? तो उदय सिंह। तो अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक जो था वो था उदय सिंह, ठीक है। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर अकबर ने जो है वो जिहाद का नारा भी दिया था चित्तौड़ आक्रमण के समय। किसने जिहाद का नारा दिया था? तो ये अकबर ने दिया था, ठीक है। बात की जाए हल्दी घाटी की युद्ध, तो हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी फ्रेंड्स? तो हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी 18 जून 1576। किसके बीच? अकबर और
महाराणा प्रताप के बीच जो हुई थी, हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ उसके साथ सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आप सभी को बता रही हूँ उससे आप कॉपी में जरूर नोट कीजिए अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? सासाराम में स्थित है और ये जो है फ्रेंड्स अष्टभुजाकार है। ठीक है, इसका जो आकृति है वो अष्टभुजाकार है। ठीक है, रोहतास का किला भी शेरशाह ही संबंधित है, मतलब उसके द्वारा ही बनाया गया है रोहतास का किला भी। ठीक है, बात की जाए पटना शहर की स्थापना, तो पटना शहर की स्थापना जो है वो 1541 मतलब 1541 को पटना शहर की स्थापना जो है शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का भी आरंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। और जो इसकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 22 मई 1545 में। कौन से युद्ध में? कालिंजर युद्ध के समय में इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। ठीक है, यहाँ क्षेमेंद्र की बात की जा रही है, तो बृहद कथा मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र थे। ठीक है, यहाँ विशाख दत्त की बात की जा रही है, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षक और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी थी, ये भी याद रखें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बताया, तो देवी चंद्रगुप्तम के बारे में एक पॉइंट याद रखिए कि देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़ी भाई रामगुप्त की हत्या की थी, ये देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें। देखिए क्वेश्चन क्या है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका आंसर क्या है? आर्यभट्ट। तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने फ्रेंड्स सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक भी लिखी थी। और ब्रह्मगुप्त यहाँ पर दिया हुआ फ्रेंड्स, तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। और फ्रेंड्स, यहाँ आर्यभट्ट के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि पाई का जो मान होता है, पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि, ये सब जो थी आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे? तो कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। तो जैनियों के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य जिसको कहते हैं, वो कहाँ हुई थी? सम्मेद चोटी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। और जो फ्रेंड्स वो जो 5वां सिद्धांत दिया गया था ब्रह्मचर्य, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो था महावीर। तो जो 5वां सिद्धांत जिसे कि पंच महाव्रत कहलाता है, वो जो है महावीर के द्वारा दिया गया था। और फ्रेंड्स, ये पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह कौन था, क्या था? तो उसका सर्प था प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। और यहाँ प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि फ्रेंड्स कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता। ये किसका कथन था? दयानंद सरस्वती का कथन था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव भी पारित किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है। अगर यहाँ भारतीय नहीं लगता तो इसका आंसर हो जाता एनी बेसेंट। तो यहाँ भारतीय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने क्या किया था? 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और एनी बेसेंट जो मैंने बताया कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों बात क्लियर है? ठीक है। और स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जाए, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष, यहाँ तीसरी महिला अध्यक्ष की मैंने बात की, तीसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी फ्रेंड्स? नलिनी सेन गुप्ता थी तीसरी महिला अध्यक्ष। इन्होंने जो थी 1933 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे जेबी कृपलानी। आई होप फ्रेंड्स कि मैं जो भी आपको समझा रही हूँ सारे आप क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो मैं जितनी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए उतनी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रही है। तो मेरी मेहनत आप देख पा रहे हो कितनी लग रही है, मुझे सारे क्वेश्चन को आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को दूँ, जिससे कि हर क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएँ। क्योंकि क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन का पढ़ना मतलब रट्टा मारना नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ऑप्शन जो भी दिया था अगर आप उसको तोड़ के सीख लिए पढ़ना तो समझ जाइए कि आप सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी ऑप्शन है उसको मैं तोड़ तोड़ के बता सकूं। ठीक है। तो आप थोड़ी मेहनत मेरी भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद साबित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो क्यों लौटा दिया था फ्रेंड्स? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो इसका आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटा दिया था। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ये भी याद रखें। बात की जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इस कब हुई थी इसकी शुरुआत? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जालियांवाला हत्याकांड पर हंटर समिति भी बनाया गया था। आप ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 8 प्रांतों में बने थे कांग्रेस मंत्रिमंडल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? 1906 में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर, ऐसे तो डेट पूरा नहीं पूछता तब भी आप जान लिया कीजिए। ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी फ्रेंड्स? तो सलीमुल्लाह और आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा। ठीक है। और जो किसकी प्रेरणा से हुई थी फ्रेंड्स? तो ये याद रखें केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले की बात की जा रही है। तो ज्योतिबा फुले 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय की यहाँ बात की जा रही है। तो 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जा रही है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो
उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लगे प्रतिबंध को हटाया था। कब हटाया था? 1856 में हटाया था। और इन्होंने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो इसका आंसर है 12 मार्च 1930। तो गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 में किया गया था। ठीक है। गांधी जी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ के इन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है। और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। ठीक है। उसके बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1932 में हुई थी और पूर्ण रूप से 1934 में इसको समाप्त कर दिया गया था। आप याद रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष 1911 में जनगणना अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बात की जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार का सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जा रही है, मतलब IMF, ठीक है, की बात की जा रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसमें सदस्य देश कितनी है? 190 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? स्टैगफ्लेशन। तो फिर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि फ्रेंड्स कि यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें कि मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। ठीक है। CRR का मतलब होता है नकद आरक्षित अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? BSNL। तो सार्वजनिक उपकरण में BSNL महारत्न नहीं है। वर्तमान में फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया कि वर्तमान में महारत्न और नवरत्न कंपनियां कितनी है? तो 12 महारत्न कंपनी है और 12 नवरत्न कंपनी है। याद रखें। मैं इसलिए फ्रेंड्स आपको पुराने वीडियो देखने को बोलती हूँ जिससे कि उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, जिसमें अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। इसलिए मैं आपको पहले बोलती हूँ कि पहले वो सारे जो वीडियो मैंने 1, 2, 3 अपलोड की हैं उसको पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार थे वो थे, कौन थे फ्रेंड्स? PC महालोबिनियस। तो भारतीय नियोजन की जो वास्तुकार थे वो PC महालोबिनियस थे।
पीसी महालनोबिस की बात की जाए तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थे पीसी महालनोबिस। ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की जाए तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर है जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। तो रिजर्व बैंक का जो कार्य है जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना नहीं है। ठीक है। बात की जाए रिजर्व बैंक आरबीआई की, तो आरबीआई जो है एक व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। ठीक है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। बात की जाए वर्तमान गवर्नर की, तो आरबीआई के जो है वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है हिल्टन आयोग के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा बताएं? इसका आंसर होगा पीली क्रांति। तो तिलहन के उत्पादन के में वृद्धि का कारण जो है पीली क्रांति होगा। श्वेत क्रांति जो होगा वो दूध से संबंधित है। नीली क्रांति आपको पता ही है किससे संबंधित है? किससे? मछली उत्पादन से। और भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम है कहाँ? केरल में। भारत में केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल जो है फ्रेंड्स वो भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है फ्रेंड्स? लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है केरल में। कितनी है? 1084। मतलब 1000 पुरुष में 1000 पुरुष में 1084 महिला है। सॉरी महिला, हाँ फीमेल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर का क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा जो है गैट के स्थान में इसका स्थापना किया गया। मतलब गैट की स्थान पर गैट 1 जनवरी 1995 में W2 की स्थापना किया गया। ठीक है। पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। थर्टी 34 नंबर जो है एक रीजनिंग है। इसमें त्रिभुज की कुल संख्या बताना है। तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर 28 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 4 का ए में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में इसका समावेश किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान से अपनाया गया है? तो रूस से, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। पहले जो थे फ्रेंड्स इसमें जो थे 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86 संविधान 2002 द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा में इसका जो है वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। तो वर्तमान में जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51
51 के ए के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त स्थान किसका विचारक का है? तो इसका आंसर है हेगल। तो राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, तो ये जो है कथन जो हेगल का है। ठीक है, हेगल जो है, हेगल का प्रसिद्ध रचना जो है, आप ध्यान रखें, न्याय का सिद्धांत इसका प्रचित एक रचना है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है अरस्तु की। यहाँ पर आपको ऑप्शन में अरस्तु भी दिखाई दे रहा है। तो अरस्तु जो है ये यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक है, और ये प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर महान का जो था वो गुरु था। ठीक है, और ये जो प्लेटो है फ्रेंड्स, ये रिपब्लिक जो है प्लेटो द्वारा एक ग्रंथ है। रिपब्लिक जो है ग्रंथ है जो प्लेटो के द्वारा रचित है। ये भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो प्लेटो द्वारा लिखी गई है। वो क्या है? रिपब्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये भी जान लीजिए। तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका को या प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना भी कहा जाता है। ये मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था कि प्रस्तावना भी कहा जाता है उद्देशिका को। तो अब तक फ्रेंड्स प्रस्तावना में या उद्देशिका में एक ही बार संशोधन किया गया है। एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात की जा रही प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना का जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात की जा रही है तो प्रस्तावना की जो भाषा हो गई वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। ये दो क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रस्तावना संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा बोली जाएगी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 की बात की जा रही है। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसमें क्या हुआ था? अस्थाई अध्यक्ष को चुना गया था। वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1929 में। तो 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये की गई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा किया गया था इसमें। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। कब कब ये भी जान लीजिए। एक तो 29 तो हो ही गया, और एक 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और एक 1937 में जो गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन। ये तीनों का ये अध्यक्षता किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आ ही रही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये भी जान लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये मैंने अभी तुरंत आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। ठीक है, यहाँ भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लीजिए कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखें। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद जान लीजिए कौन थे? तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1909 में।
तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। डॉक्टर लॉर्ड मार्ले जो थे फ्रेंड्स, वो भारत सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं, आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर है अधिगृहित संपत्ति। तो अधिगृहित संपत्ति भारत के नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने में? भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान किया गया है। अभी फ्रेंड्स वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर एक याद रखें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? जेवी मावलंकर थे, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी याद रखें, इनमें क्या होता? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। तो पंजाब में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ही अपनाया गया है मौलिक अधिकार को। याद रहेगा। चलिए, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सत्य कथन चुनिए। तो इसका सत्य कथन आप देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके सत्य कथन को आप सेलेक्ट कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये जो है सत्य कथन है। तो फ्रेंड्स ये जो अभी लोकसभा के राष्ट्रपति जो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये अभी जो है मतलब कि हटा दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में हटाया गया है ये भी जान लीजिए। तो 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं कर सकता है। ये किस में बताया गया है? 104 संविधान संशोधन में बताया गया है। ठीक है, तो लोकसभा की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो लोकसभा जो है एक निम्न सदन है। ठीक है, और राज्यसभा जो है वो है उच्च सदन या स्थायी सदन, जिसको कभी भंग नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर राज्यसभा 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सत्य कथन चुनिए। तो इसका आंसर है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है।
ठीक है, मतलब इसका जो है संविधान में बात की गई है। और गैर संविधान जो होता है, गैर संवैधानिक निकाय जो होता है फ्रेंड, जिसका कि संविधान में चर्चा नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं गैर संवैधानिक। तो वित्त आयोग का जो है बात जो है 280 में 280 में इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बात की जाए वित्त आयोग की, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2026 तक है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है NK सिंह, जो अभी 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष है। याद रखें, सब क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 25। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति की बात की गई है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम फ्रेंड्स कितने होते हैं? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है और अधिकतम 250 हो सकते हैं। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु न्यूनतम कितनी है? तो 55 है। 55 सदस्य उपस्थित अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर को कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका आंसर है एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो है कारक अभिक्रिया दर में कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका आंसर है फ्लोरीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो इसका आंसर है बेल धातु। ठीक है, बेल धातु कॉपर की बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। बेल धातु जो है फ्रेंड्स, वो उसका उपयोग सिक्का और बर्तन बनाने में होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है एस्बेस्टोस। फेफड़े का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है, और कैडमियम के कारण जो होता है इटाई रोग होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति जो है वो है स्थायी। बात की जाए प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को इसका जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्या होगा? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत कथन है। आपको पहले ही वित्त आयोग के बारे में बता ही दिया गया कि वित्त आयोग का जो है एक संवैधानिक निकाय है, जिसका संबंध संविधान में है। किसमें? अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? ऊपर मैंने भूल गया एक बार। हाँ, ऊपर भी है। हाँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 18 होगा। 55 का देख लेते हैं। 55 का आंसर है C83। उसके बाद 56 का आंसर, आप लोग सब इसको एक बार कॉपी में नोट करके एक बार आपको सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधे आंसर बता दे रही हूँ क्या होगा। चलिए 57 का आंसर क्या है? C है, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका भी आप देख लीजिए, इसका C है।
59 का भी सी ही है, 67 का ए है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 61 नंबर, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसका आंसर है NH4 प्लस N2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैस। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ओजोन ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा का जो स्तूप होता है, पिरामिड, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देख लें, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? विलो का। तो परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो पेड़ के कास्ट का उपयोग किया जाता है। विलो की जो लकड़ी होती है फ्रेंड्स, ये हल्की और बहुत मजबूत होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। विलो के पौधे की पत्तियां से एस्प्रिन भी प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये रासायनिक नाम दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। तो जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैमार्क की बात की जा रही है, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो लैमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था, ठीक है। यहाँ थियोफ्रस्टस की बात की जा रही है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस कहते हैं, और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिए सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ड्रम्प। ड्रम्प कूट फल मतलब होता है फ्रेंड्स फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर है नेफेंथिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यावसायिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये जो था इसका अंग नहीं था। बात की जाए 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार था और चाय के व्यापार का एकाधिकार को बरकरार रखा गया था। ये सब किस में बताया गया है? तो 1813 के चार्टर एक्ट में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9.46 इंटू 10⁻12। अगर इसमें मीटर में दिया रहता है ना फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 9.46 10⁻, कितना? 15 मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। बात की जाए प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और प्रकाश वर्ष जो होती है वो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक खगोलीय दूरी कितने की बराबर होती है फ्रेंड्स? कितनी के बराबर होती है बताइए? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 11 मीटर की बराबर होती है। और खगोल दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको आप हम ध्यान में रखें, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है, और एक पारसेक बराबर कितनी होती है? वो कितनी होती है?
3.08 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं, टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि निम्न में से कौन से नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो इसका आंसर है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आपको तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि रॉकेट प्रणोदन जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, और तीसरा नियम में ही बताता है कि क्या बताता है, क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ठीक है, पहला में क्या है, पहले में क्या बताया गया है, न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया बल की परिभाषा, दूसरे में बताया गया है बल का व्यंजक या सूत्र, और तीसरे में बताया गया है क्या, बल का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो इसका आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। ये जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम होता है। कितना होता है, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ अरुण की बात की जा रही है, तो अरुण जो है एक लेटा हुआ ग्रह है। ठीक है, वरुण जो है ठंडा ग्रह है, और मंगल जो है लाल ग्रह है, और पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान में उबलेगा। तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, यहाँ वायुमंडल दाब की बात की जा रही है, तो वायुमंडल दाब मापने का यंत्र क्या है फ्रेंड्स, बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य जो है एक तारा है, एक प्रकार का जो तारा है, और जो तारों का रंग होता है वो किस से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। वर्तमान में जो है सूर्य की जो आयु फ्रेंड्स कितनी है, तो लगभग 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। तो इसका आंसर है नाइट्रेट। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। इस बीमारी से शिशु का जो शरीर होता है नीला पड़ जाता है। ठीक है, कैडमियम से जो है कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो फ्रेंड्स जल दिवस की जो थीम है वो है मेकिंग द ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इसका ये थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 78 नंबर क्या है, मेघालय में की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर है संतरा। तो मेघालय के गारो पहाड़ियाँ संतरा फसल के उत्पादन हेतु जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया। तो इसका आंसर है 1988। तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया। ठीक है, इसमें बताया गया कि 1/3 मतलब 33% में भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा है इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स
क्या होगा? इसका आंसर होगा गाय। तो रेड सिंधी नस्ल जो है गाय से है। गायों की सबसे भारी नस्ल किसकी है फ्रेंड्स? तो काकेरंज। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, काकेरंज जो है गायों की सबसे भारी नस्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। एक दूसरा नाम अगर पिगमिलियन पॉइंट ऑप्शन में रहा तो वो भी सही है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिणतम बिंदु है। बात की जाए उत्तरतम बिंदु की, तो उत्तर में जो है वो होगा इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु जो होगा वो होगा की बीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो पश्चिमी बिंदु जो होगा वो होगा गुहार मोती। वो कहाँ है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। ठीक है, बात की जाए भारत की, तो भारत की जो है कुल क्षेत्रफल कितनी है वर्तमान में? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत जो है विश्व का 2.2% मतलब विश्व में भारत का स्थान है। भारत विश्व का 2.42 स्थान रखता है। और विश्व में भारत का जो स्थान है वो कितना है? 7वां है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तो लोनावला जल विद्युत संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर बात की जा रही है जल विद्युत संयंत्र की। तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी 1897 में। याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ परमाणु ऊर्जा आयोग की बात की जा रही है। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आयोग होते हैं, एक विभाग होते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है 1954 में। याद रखेंगे। और एक भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये भी जान लीजिए कि कब हुआ था। 18 मई 1974 को हुआ था प्रथम परमाणु बम का परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद केरल में कौन सा अभयारण्य है? तो केरल में जो है वो होगा पेरियार या पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। तमिलनाडु में जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। बात की जाए टाइगर रिजर्व की, तो भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 53 है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पुराने वाले वीडियो में बता दिया है, तब भी मैं वीडियो को फिर से सारे क्वेश्चन को फिर से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े होंगे, तो इसलिए मैं बोलती हूँ पुराने पहले वीडियो देख लीजिए। 1 2 3 जो सेट मैंने अपलोड कर दिया है पहले उसको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है अनाई मोदी जो है भारत की सर्वोच्च दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ दोदा बेटा की बात की जा रही है, तो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है दोदा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का दिया हुआ है, तो इसका आंसर मैं खाली बता देती हूँ क्या है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, फिर 88 का सी होगा, या आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ए होगा इसका आंसर, 90 का हो जाएगा बी, 90 का भी ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 91 का ए, 92 का भी, 92 का बी। ठीक है,
93 एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, स्रावित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आमाशय। तो पाचन तंत्र का आमाशय भाग HCl स्रावित करता है। और पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो मुख गुहा से होता है, ये भी याद रखें। और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। यकृत की बात की जाए तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय जो है बहिस्रावी और अतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह काम करता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली है यकृत, दूसरी अग्नाशय। और छोटी आंत में जो होती है भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। क्लियर? 94 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। 95 का बी, 96 का ए, 97 जो होगा इसका आंसर होगा डी। ये सारे मैथ है, इसे हम बताएंगे तो फ्रेंड्स टाइम निकल जाएगा, इसलिए आप लोग उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। डी। 99 का हो जाएगा बी। और जो इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है देख लें कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है, ठीक है। और काकड़ापाड़ा भी फ्रेंड्स जो है वो भी गुजरात में ही स्थित है। मुंबई हाई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और मथुरा तेल परिशोधनशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं, और जिसमें मुझे लगा कि आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मैंने उसमें दिया। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग उस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इससे भी अच्छी कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ, और जितना हो सके मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ नए सेट के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे। तो मिलती हूँ नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।